आप सभी को टीचर सारथी चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं ईवीएस यानी कि ईवीएस थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जुलाई में एग्जाम देने जा रहे हैं सीटेट का। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू अगर आप ईवीएस को प्रिपेयर करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए, आज ये एक सेशन का दूसरा क्लास है। इससे पहले एक क्लास रिलीज कर दिया गया, उस क्लास को आप देखिए। वहाँ पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए थे और फिर इस सेशन को आप देखिए तो आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कि यह उष्णकटिबंधीय वन में नहीं पाया जाता। यहाँ आपको 4 प्रकार का पेड़ों का नाम दिया गया है, जैसे कि टीक, जिसे हिंदी में सागौन कहा जाता है, आयरन वुड यानी कि लोहे की लकड़ी, ये गलत लिखा हुआ है, आयरन वुड, सोरेया और पाइन। ये 4 वृक्षों में से कौन सा वृक्ष जो है वो उष्णकटिबंधीय वन यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में नहीं पाया जाता। तो आपको याद रखना है कि जो पाइन ट्री है ये आपका उष्णकटिबंधीय वन में नहीं पाई जाती है, जबकि पाइन ट्री जो पाया जाता है वो कहाँ पर पाया जाता है? पाइन ट्री जो पाया जाता है वो शंकुधारी वन यानी कि कोनीफेरस जो फॉरेस्ट होती है, शंकुधारी वन, कोनीफेरस जो फॉरेस्ट होती है, कोनीफेरस फॉरेस्ट यानी कि शंकुधारी वन, वहाँ पर आपका पाइन ट्री पाई जाती है। अगर हम लोग टीक और इस सोरेया की बात करें तो ये आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होती है वहां पर आपका टीक और सोरेया पाई जाती है। और पाइन जो पाई जाती है वो आपका शंकुधारी वन में पाया जाता है। कहाँ? शंकुधारी वन में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि पाइन ट्री जो है वो आपका उष्णकटिबंधीय वन में नहीं पाया जाता। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकुधारी वन का वृक्ष कौन सा है। अब आपसे पूछ लिया गया है कि कोनीफेरस फॉरेस्ट का पेड़ कौन सा है निम्न में से। 4 ऑप्शन आपके पास, सोरिया, स्प्रूस, महोगानी और सेड्रस। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? जो सेड्रस ट्री है, कौन सा ट्री? सेड्रस ट्री। ये आपका जो है कौन सा वन का वृक्ष है? ये आपका कोनीफेरस फॉरेस्ट यानी कि शंकुधारी वन का वृक्ष है। आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि अलमती बांध जल संघर्ष, ये आप पढ़े होंगे न्यूज में कि अलमती बांध जल संघर्ष जो है वो संबंधित राज्य यानी कौन कौन से राज्य है जो अलमती बांध जल संघर्ष से संबंधित है? अलमती डैम वाटर कन्फ्लिक्ट। तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन ए में कौन कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ऑप्शन बी में है आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा। ऑप्शन सी में है तमिलनाडु, कर्नाटक और ओडिशा। ऑप्शन डी में ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो आपको पता होनी चाहिए कि अलमाती डैम, जिसे हम लोग लाल बहादुर शास्त्री डैम भी बोलते हैं, अलमाती जो बांध है इसका दूसरा नाम क्या है? लाल बहादुर। इसका भी नाम आप याद रखिएगा कि अलमाती बांध को और किस नाम से जाना जाता है? तो लाल बहादुर, क्या किस नाम से जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री डैम। किससे? लाल बहादुर शास्त्री डैम के नाम से भी अलमाती बांध को जाना जाता है। और ये जो है आपका कौन सा रिवर में अगर आपसे पूछा जाए कि अलमाती डैम जो है वो किस नदी पर है, तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। कौन सा नदी? कृष्णा। कौन सा नदी है? कृष्णा नदी पर आपका अलमाती डैम बना हुआ है। और ये कर्नाटक स्टेट में है। कौन सा स्टेट में? कौन सा स्टेट का डैम है ये? और आपसे स्टेट पूछा जाए तो ये कर्नाटका। कौन सा? कर्नाटका। तो एक ही क्वेश्चन से आपको कितने सारे इंफॉर्मेशन मिल रहा है इसको आप नोट करते चलेंगे कि अलमाती डैम जो है वो कृष्णा नदी पर है। इस डैम का दूसरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री बांध। ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य में ये बांध पाया जाता है। इससे लेकर जो जल संघर्ष है, इसको लेकर जो जल संघर्ष है, उसको लेकर जो जल संघर्ष है वो किन किन राज्यों के बीच हुआ है? तो ये जो 3 राज्य दिख रहा है आपको, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन तीनों राज्यों के बीच जो है जल संघर्ष को लेकर जो है एक कन्फ्लिक्ट हुआ है। किस बांध पर? अलमाती बांध पर, जो कि कर्नाटक पर है और इसका दूसरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री। ये आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। बेहतर क्वेश्चन का नाम क्या? देखिए, सबसे बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन बायो इंसेक्टिसाइड यानी सबसे आम जैव कीटनाशक कौन सी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, केलोट्रोपिस, धतूरा, नीम और बबुल। तो सबसे प्रचलित, हम लोग घर वगैरह में भी इसको सबसे ज्यादा यूज होता है। तो क्या आपका सबसे प्रचलित बायो इंसेक्टिसाइड जो है वो क्या आपका? नीम है। हम लोग बोलते हैं ना कि नीम के पत्ती जो है हवा को शुद्ध करती है। तो मोस्ट कॉमन बायो इंसेक्टिसाइड इज नीम। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र यानी विच ऑफ द कंसेप्चुअल स्फीयर ऑफ द इन्वायरमेंट इज हैविंग द लीस्ट स्टोरेज कैपेसिटी फॉर मैटर, यानी कि पर्यावरण के किस क्षेत्र में जो है पदार्थ के लिए सबसे कम भंडारण क्षेत्र है, क्षमता है, कैपेसिटी है। तो आपको पदार्थ का जो पदार्थ नॉट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का जो स्फीयर है, कंसेप्चुअल स्फीयर क्या क्या है आपका, वायुमंडल हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, जलमंडल हो गया और जीवमंडल, ये चार आपका है। इन चारों में से किसमें सबसे कम भंडारण क्षमता है, किसका, पदार्थ कोई भी मैटर का, उसका भंडारण क्षमता क्या, बहुत ही कम है। तो चारों में से इसका चलिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, वायुमंडल। वायुमंडल में सबसे कम भंडारण क्षमता है, जबकि आप अगर लिथोस्फीयर को देखेंगे, जलमंडल को देखेंगे, जीवमंडल में देखेंगे, इस सारे में पदार्थ की जो भंडारण क्षमता है सबसे ज्यादा है, बट वायुमंडल में नहीं है। क्योंकि क्या, वायुमंडल क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैस। इसमें क्या है, बहुत सारे गैसेस के लेयर रहते हैं, लेयर ऑफ गैसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, एटमॉस्फेयर कह सकते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, एयर, नॉर्मली क्या कहते हैं, एयर। तो एटमॉस्फेयर किस चीज से बना हुआ, एयर से, और एयर किस चीज का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस का मिक्सचर है। इसलिए सबसे कम भंडारण क्षमता जो होगा वो किसका होगा, आपका वायुमंडल का होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस के डेली प्रैक्टिस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े, सो दैट आपको डेली बेसिस पर आपको अपना वीडियो मिलते रहे और आपका प्रिपरेशन एक बहुत ही बेहतर ढंग से हो। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम यानी हिंदी में जिसे हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो यहाँ पूछा गया कि इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी कोई पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस डायरेक्शन में होता है। यहाँ आपको चार ऑप्शन दिया गया, बाई डायरेक्शनल यानी कि जिसे हम लोग हिंदी में द्विदिशीय बोलते हैं, या साइक्लिक या कि चक्रीय गति पर गति करता है एनर्जी का फ्लो, या यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक ही दिशा में गति करता है, या मल्टी डायरेक्शनल यानी कि हर दिशा में गति करता है। ये आपको पूछा गया है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होती है उसमें ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है। तो आपको याद रखना चाहिए, आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र होती है उसमें जो एनर्जी का फ्लो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो एनर्जी जो होती है सन से इंटर करती है, सन से इंटर करके किधर जाती है, प्लांट में जाती है। सन है यहाँ पर, सन से इंटर करके कहाँ गया, प्लांट पर गया। ठीक है, प्लांट पर गया किस प्रोसेस के थ्रू, थ्रू द फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और फिर प्लांट से बाकी चीजों पर गया तो ये आपका एक फूड चेन क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया, फूड चेन क्रिएट किया। सबसे पहले एनर्जी सन से किसके पास आया, प्लांट के पास आया, प्लांट से बाकी जीवों के पास गया। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एनर्जी जो होती है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी को जो डायरेक्शन होता है इकोसिस्टम में वो क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल। क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है एनर्जी का फ्लो कोई भी इकोसिस्टम में। तो ये आपको क्लियर हो गया। और एनर्जी ट्रांसफर के दौरान जो होती है एनर्जी लॉस होती है हर एक पाथ में। यानी कि जैसे कि यहाँ सन से प्लांट में आया, फिर प्लांट से कोई जीव में गया, तो यहाँ एनर्जी लॉस होगा। क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा। हर पाथ में क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो ये आपको याद रखना है कि इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो जो होती है वो किस मोड में होती है, यूनिडायरेक्शनल मोड में होती है। अब आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है, यानी कौन सा कथन, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा कथन असत्य है। पहले आपको सारा स्टेटमेंट को पढ़ना होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है कि अकार्बनिक पोषक तत्वों को एक पारिस्थितिकी तंत्र में पुनर्निर्विकरण किया जाता है। यानी कोई भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो क्या होगा, इकोसिस्टम में रिसाइकिल होता है। तो दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्या हो गया, आपका करेक्ट हो जाएगा कि एनर्जी क्या होती है उसका रिसाइकलिंग हम लोग कर सकते हैं। बी में आपका पूछा गया कि ऊर्जा जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से प्रभावित होती है। यानी एनर्जी का फ्लो कार्बन कार्बन बॉन्ड के फॉर्म में होती है। तो ये भी आपका सही है कि इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो जो होती है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड के फॉर्म में होती है। फिर सी में पूछा गया कि एनर्जी इज रिसाइकिल्ड इन एन इकोसिस्टम, कि हम लोग ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं कोई इकोसिस्टम में। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि एनर्जी को हम लोग कोई भी इकोसिस्टम में रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर एक इकोसिस्टम को क्या रिक्वायर होगी, एक सस्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा रिसाइकिल करने के लिए, जो कि हम लोगों का नहीं है। बट एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज हो सकती है। एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खाली हम लोग उसको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है कि एनर्जी को हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर कर सकते थे तो एनर्जी क्राइसिस जो आ रही है वो आता ही नहीं। और फिर पूछा गया कि श्वसन प्रक्रिया ऊर्जा जारी करती है। सही बात है, जो रेसिप्रेशन प्रोसेस है वो क्या एनर्जी रिलीज करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा कि ऊर्जा को पारिस्थितिकी तंत्र में हम लोग पुनर्निर्मित
नहीं कर सकते, ये सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है EIA। EIA को हम लोग एक्सपेंड यानी EIA का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है कि इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट, जो कि आपका नहीं है EIA के फुल फॉर्म। ऑप्शन बी है कि इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट एक्टिविटीज, पर्यावरण और प्रभाव गतिविधियां, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो EIA का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट में जो इम्पैक्ट हो रही है उसका असेसमेंट किया जाता है, किसमें, EIA के थ्रू किया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो होती है, इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को चेक करने के लिए इस का यूज करती है। तो EIA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, यानी कि पृथ्वी दिवस को हर साल कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस को हर साल कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा पृथ्वी दिवस की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, 1970 में। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था। तो पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था, 1970 को मनाया गया था पहला पृथ्वी दिवस। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 अप्रैल को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे कि 5 जून को किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ये आंसर तो आपको पता होनी चाहिए कि 5 जून को हम लोग किस अवसर, 5 जून को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अर्थ डे 22 अप्रैल पहला 1970। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये है एक आपका कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है आपका, कौन सा, ब्लू बेबी सिंड्रोम पानी के द्वारा संदूषण के कारण होती है। अगर पानी में क्या चीज मिल जाएगा तो आपको क्या हो जाएगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसे हम लोग मैथमोग्लोबिनिमिया भी कहते हैं। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम में जो होती है, इसमें क्या होती है, इसमें आपको पहले समझाते हैं एक चीज कि जो हेमोग्लोबिन होती है हम लोगों के ब्लड में क्या होती है, हेमोग्लोबिन होती है। वो क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है हम लोगों के ब्लड में ऑक्सीजन की प्रवाह। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन की फ्लो होती है वो किसके हेल्प से होती है सॉरी, वो ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो जो होती है वो हेमोग्लोबिन की वजह से ही होती है। और अगर नहीं होगी तो बहुत सारी दिक्कत होगी। ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होती है कि जो हम लोगों के हेमोग्लोबिन है या हम लोगों का जो ब्लड है वो क्या होती है, फ्लो ऑक्सीजन को कैरी करके नहीं ले जा पाता, ऑक्सीजन को कैरी करके नहीं ले जा पाता, जिसके कारण जो बेबी होती है, खास करके बच्चों में होती है, उसका रंग जो होती है ब्लू पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, ब्लू। क्यों पड़ जाती है, क्योंकि उसका ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाएगा। तो किस चीज़ का मिलने से, तो अगर पानी में नाइट्रेट्स, क्या पानी में अगर आप नाइट्रेट्स का संदूषण मिला देंगे तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का फ्लो नहीं करा पाएगा और बच्चे में क्या हो जाएगी, ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी हो जाएगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि द मैक्सिमम अलाउबल कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकतम स्वीकार्य सांद्रता क्या है। जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें बहुत सारे तत्व घुली हुई रहती है, उनमें एक तत्व क्या है, फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड का मात्रा कितनी होनी चाहिए पानी में, आपसे पूछा गया कि 1 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 1 मिलीग्राम होनी चाहिए, या 1 लीटर में 1.25 मिलीग्राम होनी चाहिए, या 1 लीटर में 1.5 या 1.75। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.50 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितना मिलीग्राम फ्लोराइड होगा तो चलेगा, 1.5 मिलीग्राम अगर होगा तो चलेगा। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फिर डिफरेंट बीमारी आपका हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हैजा और टाइफाइड किसके कारण होती है, या हैजा और टाइफाइड किसके कारण होती है। 4 ऑप्शन है, कीड़े, बैक्टीरिया, वायरस या कवक। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है कि हैजा और टाइफाइड जो होती है वो किसके कारण होती है। तो हैजा और टाइफाइड जो होती है वो वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है, वायरस के कारण हैजा एंड टाइफाइड होती है। टाइफाइड जो होती है किस वायरस के से होती है, तो उसका नाम आप लिखेंगे कि साल्मोनेला टाइफ। क्या लिखेंगे, साल्मोनेला टाइफ। तो इस वायरस का नाम क्या है, तो टाइफाइड होने वाले वायरस का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफ। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। और कोलेरा में क्या होती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है हम लोगों का। फिर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
कौन सा जो है एक प्राकृतिक खनिज नहीं है, यानी कि एक नेचुरल मिनरल नहीं है। तो नेचुरल मिनरल जितने भी है पृथ्वी में, ये क्या प्योर फॉर्म में होती है। चार ऑप्शन आपके पास, एस्बेस्टस, फ्लेडस्पर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन। तो आप यहाँ देखेंगे जो फॉस्फेट होती है वो किससे बनाई जाती है। फॉस्फेट जो है आपका, फॉस्फेट आयन है वो इनऑर्गेनिक केमिकल ही है, ये आपका केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाई जाती है और फॉस्फोरिक एसिड से फॉस्फेट बनाई जाती है। किससे? फॉस्फोरिक एसिड से। तो आप ये याद रखिएगा कि फॉस्फोरिक एसिड से ही आपका क्या क्रिएट होता है, फॉस्फेट क्रिएट होती है। तो ये जो है आपका एक नेचुरल मिनरल नहीं है, यानी कि एक प्राकृतिक खनिज नहीं है। कौन सा? फॉस्फेट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय, यानी नाइट्रोजन का निर्धारण जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है आपका लाइटनिंग से भी होती है, बैक्टीरिया को ठीक करके भी होती है, और आपका जो फर्टिलाइजर देते हैं हम लोग, उस फर्टिलाइजर से भी हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे और आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि द फर्स्ट मेजर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट टू बी प्रोमोगेटेड इन इंडिया, यानी भारत में पहली बार कब पर्यावरण संरक्षण, कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, कहां पर, यह भारत के संदर्भ में पूछा गया था कि कौन सा अधिनियम पहली बार लागू हुआ था। सबसे पहला जो लागू हुआ था भारत में वो कौन सा हो जाएगा आपका, चार एक्ट आपको दिया गया है, वाटर एक्ट, एयर एक्ट, इन्वायरमेंटल एक्ट और नॉइज पोल्यूशन एक्ट। तो भारत में सबसे पहली बार कौन सा एक्ट आया था इन्वायरमेंट को लेकर, वो आपका आया था वाटर एक्ट। कौन सा एक्ट, वाटर एक्ट, जो कि कब आया था, 1974 में आया था। कब आया था, 1974 में। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि ओजोन लेयर थिकनेस, ओजोन लेयर की जो परत की मोटाई है उसे किससे मापा जाता है। तो ओजोन लेयर की परत को किसके, उसका यूनिट क्या है, सिंपल सा पूछा गया। पहला है पीपीएम, पीपीबी, डेसिबल या डॉब्सन यूनिट। तो ओजोन लेयर की मोटाई को हम लोग किस में मापते हैं, डॉब्सन यूनिट में मापते हैं। किस में मापते हैं, डॉब्सन यूनिट, DU, डॉब्सन यूनिट। किससे मापते हैं, डॉब्सन यूनिट में मापते हैं। और 1 डॉब्सन यूनिट, 1 DU बराबर होती है 0.01 mm। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 डॉब्सन यूनिट का वैल्यू कितना होती है। तो 1 डॉब्सन यूनिट की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 0.01 mm 1 डॉब्सन यूनिट की वैल्यू होती है। ये आपको क्लियर हो गया। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट एग्जाम में कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया इंडिया में। ये इंडिया के संदर्भ में पूछा गया है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया था, 1986। कब लाया गया था, 1986, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ये एक इनिशिएटिव लिया गया था पर्यावरण के संरक्षण के लिए। तो आपसे अगर पूछा जाए EPA, यानी कि इन्वायरमेंटल, EPA का फुल फॉर्म क्या है, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, इसे कब लाया गया था, 1986। कब लाया गया था, 1986। और इसका काम क्या था कि जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों के बीच जो है कोऑर्डिनेशन करना, ताकि जो वाटर एक्ट बनी, उसके बाद एयर एक्ट बनी, ये सब, फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, इन सबों से बचने के लिए क्या लाया गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए। अब आपसे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एकीकृत बाल विकास सेवा, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एकीकृत बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है टीकाकरण, नेक्स्ट ऑप्शन है स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं, ऑप्शन सी है प्री स्कूल और गैर औपचारिक शिक्षा, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है उसके अंतर्गत ये कब, आपसे पूछा जाए कब लॉन्च किया गया था, तो ये 1975, कब, 1975 में लॉन्च किया गया था। क्या, ICDS सर्विस, कौन सा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। और इसमें ये सारे चीज इंक्लूड था, मेन ऑब्जेक्टिव में इसका टीकाकरण भी इंक्लूड था, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विस भी था, प्री स्कूल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट की ओर जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ISO, यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें जो 14,000 किस चीज को डिनोट करता है। पहला प्रदूषण प्रबंधन, यानी कि पोल्यूशन मैनेजमेंट, ऑप्शन बी रिस्क मैनेजमेंट,
ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। तो ये ईवीएस का पेपर है, आपको अगर आंसर नहीं भी आता तो भी आप मार्क आइए क्या, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। यानी कि जो ISO 14000 है वो किस चीज़ को डिनोट करती है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को ये डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलर एनर्जी इज स्टोरेड इन कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ग्रीन लीव्स, ऑप्शन सी फॉसिल फ्यूल एंड ऑप्शन डी बायोमास। यानी सौर ऊर्जा जो संग्रहित की जाती है वो कहाँ पर संग्रहित होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के रूप में, हरी पत्तियों में, जीवाश्म ईंधन में या बायोमास के फॉर्म में। तो आपको याद रखना चाहिए जो कि सोलर एनर्जी जो होती है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड में स्टोर्ड होती है। किसमें होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड में वो स्टोर्ड होती है, यानी संग्रहित होती है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सॉम ऑर्गेनिज्म, कुछ एक खाली लॉट में रहने वाले कुछ जीवों में क्या क्या है, एक घास है, फिर डंडलियन है, चूहे हैं, टिड्डे है, वो स्लग शामिल है। तो सामूहिक रूप से यानी कलेक्टिवली इसको क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है या म्यूटलिज्म कहा जाता है। तो जब कोई चीज़, कोई ऑर्गेनिज्म जो सामूहिक रूप से रहे, कलेक्टिवली रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। क्या कहते हैं उसको, इकोसिस्टम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या हो जाएगा आपका, पारिस्थितिकी तंत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब बहुत सारे जीव कलेक्टिवली एक ही जगह पर रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्योंकि यहाँ आप देख रहे होंगे कि घास भी है, डंडलियन भी है, चूहा भी है, टिड्डे भी है और स्लग भी है। तो यह आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। बेहतरीन एग्जाम्पल किसका होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का एक बेहतरीन एग्जाम्पल होगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपसे, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। आपको पूछा, यहाँ बोला गया है कि एज एन ईवीएस टीचर, एक ईवीएस टीचर के रूप में यू प्लान टू टेक द स्टूडेंट टू द जू। आप प्लान करते हैं कि आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट को कहाँ लेकर जाएंगे, जू यानी कि चिड़ियाघर लेके जाएंगे। फिर आपसे बोला गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड यू नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू अंडरटेक। इनमें से कौन सा एक्टिविटी आप जू में बच्चों को करने नहीं देंगे। आपको क्या पूछा गया, कौन सा एक्टिविटी आप करने नहीं देंगे। तो सबसे पहले आपका एक्टिविटी को हम लोग देख लेते हैं। पहला एक्टिविटी है टेक अलोंग लॉट ऑफ ईटेबल्स फॉर द एनिमल्स एट द जू। यानी चिड़ियाघर में रहने वाले जितने भी जानवर है उसके लिए आप बहुत सारे खाना ले जाएंगे। ये आप करने देंगे कि नहीं, ये आप नहीं करने देंगे। पहला आपका यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जू में आप जाएंगे तो लिखा रहता है कि आउटसाइड फूड आर नॉट अलाउड। आप बाहरी खाद्य पदार्थ जानवरों को नहीं देंगे। सेकंड आपसे पूछा गया था कि ट्राई टू फाइंड आउट द फूड टेकन अप बाय डिफरेंट एनिमल्स ऑफ द जू। ये आपको कराना है, तो ही ईवीएस से रिलेटेड सारी चीज़ें बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन सा जानवर, कौन सा एनिमल्स, कौन सा फूड ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी आपसे पूछा गया था कि कलेक्ट फोटोग्राफ ऑफ द एनिमल्स दे एक्सपेक्ट टू सी एट द जू। तो आप ईवीएस, आप जू ले जाने से पहले वो सारे फोटोग्राफ आप कलेक्ट कर लीजिए ताकि बच्चों को देखने में सुविधा हो। जू में जाके वहाँ देखेंगे, हाँ यही तो टाइगर है, यही एलिफेंट है। फिर आपसे पूछा गया था कि टेक देयर ड्राइंग बुक्स अलॉन्ग विद देम टू ड्रॉ व्हाट दे सी एट द जू। उन लोगों के साथ आप ड्राइंग बुक ले जा सकते हैं और लोगों को बोल सकते हैं कि आप जो भी जू में देखें उसको आप ड्राइंग में बनाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आप कोई भी ईटेबल्स, कोई भी खाद्य पदार्थ सॉरी, चिड़ियाघर में जानवर के लिए कोई भी खाद्य पदार्थ आप नहीं लेके जाएंगे। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे। साथ ही ये आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप देखेंगे बढ़िया से। यहाँ बोला गया है कि दुर्गा जो है एक गांव में रहती है। कहाँ रहती है, एक गांव में। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। कि दुर्गा जो है गांव में रहती है और ईंधन के रूप में लकड़ी और गोबर के उपलों का उपयोग करके चूल्हा पर भोजन पकाती है। यानी मिट्टी के स्टोव, चूल्हा को हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्टी का स्टोव। और उपलों से क्या खाना बनाती है। और पिछले 3 महीनों से क्या है, वो गंभीर खांसी से पीड़ित है। किससे, खांसी से। तो यहाँ पूछा गया कि खांसी होने का मेन रीजन क्या है। तो खांसी होने का मेन रीजन क्या है, तो यहाँ पहला ऑप्शन है आपको, ये ईंधन जलाने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हो सकता है, जो उसके श्वसन पथ में जमा हो सकती है। तो जो आप उपले जलाते हैं उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन ए आपका गलत है, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को हम लोग देखते हैं कि ईंधन को जलाने से उत्पन्न कालिक जो उसके श्वसन पथ में जमा हो सकती है। तो ये सही उत्तर है, क्योंकि जब आप उपले जलाते हैं तो उससे क्या निकलती है, काली निकलती है, जिसे हम लोग कालिक कहते हैं। और वो क्या होगी, आपका रेस्पिरेटरी जो पाथ है वहाँ पर जमा हो जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, खांसी, जलन, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन सी को भी देखेंगे तो ईंधन जलाने से उत्पन्न धुआं जो उसके एलर्जी के कारण हो सकती है, ये तो नहीं होगा आपका, उसकी झोपड़ी के अंदर ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपको पूछा गया कि which of the following is not an objective of including riddles and puzzle in the EVS टेक्स्ट बुक। तो EVS टेक्स्ट बुक में हम लोग देखे हैं, जब आप EVS टेक्स्ट बुक को क्लास 3 से 5 का देखेंगे तो आपको बहुत सारे रिडल और पजल आपको देखने को मिलेगा। हिंदी में रिडल को क्या कहते हैं
कि आपको बहुत सारे पहेली और देखने को मिलेगा। तो इसका क्या एम नहीं है ये सब इंक्लूड करने का। पहला कि छात्र में महत्वपूर्ण सोच क्षमता विकसित करना, यानी थिंकिंग पावर डेवलप करना। तो ये तो सही है, इसलिए तो हम लोग रिडल दिए हैं, ताकि बच्चों में क्या हो, थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी क्या हो, वो डेवलप हो। तो ये तो आंसर आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी हम लोग देख लेते हैं कि टू डेवलप रीजनिंग एबिलिटी। सही बात है कि अब तर्क क्षमता का विकास करने के लिए हम लोग क्या दिए हैं, रिडल दिए है और पजल दिए है। ऑप्शन सी है टू कंफ्यूज द माइंड ऑफ द स्टूडेंट एंड लेट देम एंजॉय द कंफ्यूजन। तो ये नहीं होगा, हम लोगों को बच्चे के मन में कंफ्यूजन को दूर करना है, ना कि कंफ्यूजन को प्रोड्यूस करना है। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर डी आपको देख लेते हैं कि टू डेवलप क्यूरियोसिटी एंड एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिविटी। ये भी सही है। इसी के लिए हम लोग रीडल और पहली जो है वो पजल वगैरह हम लोग ईवीएस बुक में इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि आफ्टर द लंच ब्रेक, एक मिनट, चलिए हम लोग बढ़ते आगे, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। पूछा गया कि लंच ब्रेक के बाद ईवीएस पढ़ाते समय आप पाते हैं कि छात्र पाठ में रुचि नहीं ले रहे, यानी कि पढ़ाई में वो लोग मन नहीं लग रहा है। कब? जब लंच ब्रेक के बाद। तो आप क्या करेंगे? आपका पहला ऑप्शन है कि बच्चों को मैदान में खेलने के लिए बाहर ले जाए। क्या बच्चों को खेलने के लिए कहाँ ले जाएंगे? बाहर ले जाएंगे। या उन्हें डेस्क पर अपना सिर नीचे रखने और आराम करने के लिए कहेंगे। ये तो गलत, आप कहेंगे ही नहीं आराम करने के लिए, क्योंकि आपको पढ़ाना है बच्चों को, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी लाना है। फिर है कि पाठ को दिलचस्प बनाने के लिए कोई बुद्धि के आधार पर ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करें। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि पाठ को हम लोग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स जो है बच्चों को दिखाएंगे। विषय को तुरंत बदल दे, ऐसा नहीं हो सकता कि वीवीएस पढ़ाने गए, बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो आप मैथ पढ़ाने लगेंगे या साइंस पढ़ाने लगेंगे। आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो इसके लिए आपको क्या होंगे, बच्चों में डेवलप करना होगा क्यूरियोसिटी। कैसे? ताकि आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है कि टीचर गिव्स पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। एक शिक्षक जो होती है बच्चों को डिफरेंट एनिमल का पिक्चर देती है और पूछते हैं, आस्क देम टू कलर द पिक्चर ऑफ द एनिमल दैट डू नॉट लिव इन देयर हाउस, कि उस एनिमल का पिक्चर को कलर करना है जो आपके घर में नहीं रहता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? पहला कि आपको क्रिएटिविटी चेक करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है इस टास्क का, कि आप उसका क्रिएटिविटी चेक करेंगे या ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे या क्लासिफिकेशन स्किल चेक करेंगे या फिर आप डाटा कलेक्शन चेक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इससे हम लोगों को क्रिएटिविटी भी पता चलेगा कि वो कितना क्रिएटिव है। देख जानवरों को पिक्चर देख करके वो देख समझ पा जा रहे कि हाँ ये जानवर मेरे घर में है। आप ऑब्जर्वेशन को भी चेक करेंगे और क्लासिफिकेशन स्किल भी चेक करेंगे। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसके थ्रू आप क्या क्या चेक करेंगे, रचनात्मक कौशलता को विकसित करेंगे, अवलोकन और वर्गीकरण कौशल को आप देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि फर्स्ट ओजोन होल, पहला ओजोन छिद्र कहाँ पाया गया था? तो पहला ओजोन छिद्र जो पाया गया था वो अंटार्कटिका में पाया गया था। कहाँ पाया गया था? अंटार्कटिका आपका सही उत्तर हो जाएगा कि फर्स्ट ओजोन लेयर वाज फाउंड इन अंटार्कटिका। वायुमंडलीय आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता को किसके थ्रू मापा जाता है? पहला ऑप्शन है फोटोमीटर। फोटोमीटर तो नहीं होगा, क्या होगा? हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता को हम लोग मापते हैं। फोटोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं अगर आपसे पूछे जाए तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता हम लोग मापते हैं किससे? फोटोमीटर से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो आप लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट मापते हैं आप किससे? फोटोमीटर से। ये आपको क्लियर हो गया। फोटोमीटर क्या है? ये रेट ऑफ वाटर को मापती है, कोई लिफी सूट में रेट ऑफ वाटर को। तो ये आपको क्लियर हो गया हाइग्रोमीटर। फिर आपसे पूछा गया कि एक नदी में जल प्रदूषण की घुलित मात्रा से मापा जाता है, यानी कि नदी में जल प्रदूषण जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। चलिए जल प्रदूषण मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ऑक्सीजन। किसका? एक नदी में जल प्रदूषण की घुलित मात्रा पता करने के लिए हम लोग किस चीज को मापते हैं कि उसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितना है, यानी घुलित ऑक्सीजन कितना है। अगर घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है तो हम लोग जानेंगे कि जल जो है वो क्या है, वो प्रदूषित हो गया है। तो ऑक्सीजन के थ्रू हम लोग जल प्रदूषण की मात्रा को हम लोग मेजर करते हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे स्थिर इकोसिस्टम, सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? चार ऑप्शन है, जंगल, रेगिस्तान, पर्वत या महासागर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओशियन। ओशियन जो होती है वो मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम होती है। बाकी आप जितने का आंसर देख रहे हैं ये स्टेबल इकोसिस्टम नहीं है बट इकोसिस्टम है।
चलिए आज का इतना ही। आज के सेशन में हम लोग पूरा डिस्कस किए यूटेट में आए हुए क्वेश्चन पेपर को। आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन के बारे में आप लोग फीडबैक देंगे कि सेशन कैसा लगा, और ये आपको टेलीग्राम चैनल में ये आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल के थ्रू ये आपका PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर डेली वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।